जंतर मंतर या किसी राजनीतिक आंदोलन में दिखाई देने वाला कुछ चेहरों को देखकर पूरी जेनजेड या जेन अल्फा का चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। हर पीढ़ी में अच्छे बुरे, रचनात्मक, विनाशकारी और राष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी विचार रखने वाला लोग रहेंगे। मिलेनियल्स में उमर खालिद, कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम जैसे चेहरा है, लेकिन क्या पूरी उन्हीं की वजह से पूरा मिलेनिया पीढ़ी को उसी रंग में रंग दिया गया? नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में बात करेंगे क्या कहा संघ की प्रमुख जेन-जेड के बारे में। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जेन जी और जेन अल्फा के साथ संवाद स्थापित करने का शुरुआत किया। कई लोगों ने इस पर बहुत कुछ कहा, सबने अपनी अपनी तरह से इसका इंटरप्रिटेशन भी किया, लेकिन जो एक बात किसी के समझ में नहीं आई, आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। मित्रों, भागवत जी ने जेन जेड संवाद केवल युवाओं को संबोधित करने वाला एक सामान्य वक्तव्य नहीं है। उसे ध्यान से, पूरी तरह और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सुना जाना चाहिए। जेन जेड और जेन अल्फा को लेकर उनका दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या युवाओं का व्यवहार नहीं, बल्कि उनके और पिछले पीढ़ियों के बीच बढ़ता हुआ जनरेशन गैप है। हम मिलेनियल्स 32 to 40 एज है, जेन एक्स 46 to 61, बूमर्स 62 to 80 और उससे भी पुराना पीढ़ियों आज की बच्चे को अपने अनुभव की कसौटी पर परख रहे हैं, उनके संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी प्राथमिकताओं को लेकर चिंतित हैं। लेकिन क्या इतने कभी ठहर कर ये पूछा कि जब हम युवा थे तब हमारा माता पिता हमें किस नजर से देखते थे? हर पीढ़ी अपने से पहले वाली पीढ़ी को पुरानी और अपने से बाद वाली पीढ़ी को अपरिपक्व मानने की भूल करती रही, और ये जो जनरेशन गैप है ये उसी का मूल है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या जेन जेड और जेन अल्फा का संसार पहले की किसी भी पीढ़ी से कहीं अधिक तेज, डिजिटल और बदलता हुआ है, और इसीलिए उनके साथ संवाद का तरीका भी बदलना होगा। भागवत जी का दृष्टिकोण इसी बिंदु पर महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जो बड़े भाई है, वो बड़े भाई का छोटे भाई से रिश्ता केवल यह पूछने तक सीमित नहीं हो सकता है कि पढ़ाई कैसे चल रहा है। पिता का बच्चे से संवाद केवल उसी की जरूरतें, कैरियर और भविष्य की चिंता तक सीमित नहीं हो सकता है। बाबा पोते का रिश्ता केवल दुलार और संस्कारों की बातें करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली संवाद तब शुरू होता है जब हम बच्चे से पूछते हैं कि वो सोचना क्या है, क्या सोचता है वो। पूछना चाहिए बच्चों को कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम देश को किस नजर से देखते हो, राजनीति को कैसे समझते हो, क्या समझते हो, धर्म इसके लिए क्या मायने रखता है, समाज में हो रहा है जो बदलाव है उसको लेकर उसकी क्या राय है। ये हमको बच्चे से पूछना चाहिए, जानना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए। वो किन मूल्यों को स्वीकार करता है और किन मूल्यों को अस्वीकार करता है, यह भी हमको जानना जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि आज की पीढ़ी सुनती नहीं है, लेकिन क्या हमने कभी ईमानदारी से कोशिश की पहले उसे सुना जाए? मैंने भी बात किया, मेरे बेटी से बात किया, उन्होंने कहा कि सुनना चाहिए कोई हमको, सिर्फ हमको भाषण देते हैं, उपदेश देते नहीं होगा, हमें भी सुनना चाहिए। संवाद का अर्थ केवल अपनी बात समझाना नहीं, दूसरे की बात समझना भी है। यदि हम युवाओं को हर बातचीत में केवल उपदेश देंगे तो ये हमें सुनने की बजाय हमने बुरी बनाना शुरू करेंगे। लेक्चर से जनरेशन गैप नहीं,
टूटता संवाद से टूटता है। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि जंतर मंतर या किसी राजनीतिक आंदोलन में दिखाई देने वाला कुछ चेहरों को देखकर पूरी जेनजेड या जेन अल्फा का चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। हर पीढ़ी में अच्छे बुरे, रचनात्मक, विनाशकारी और राष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी विचार रखने वाला लोग रहेंगे। मिलेनियल्स में उमर खालिद, कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम जैसे चेहरा है, लेकिन क्या पूरी उन्हीं की वजह से पूरा मिलेनिया पीढ़ी को उसी रंग में रंग दिया गया? नहीं। ओलंपिक्स में कितने युवा जीत के आए हैं? बहुत युवा आज स्टार्टअप चला रहे हैं, अच्छा सोच रखते हैं, देश को कैसे मजबूत होगा उसके लिए सोचते हैं, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा उसके लिए सोचते हैं। उनकी सोच में एक अच्छाई भी है। समटाइम्स they are thinking are more positive, more better, much better. So जेन एक्स में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे राजनीतिक चेहरा है। बूमर्स में अरुणधति राय जैसी मुखर वैचारिक आवाज रही है। उससे पहले पीढ़ी में रोमिला थापर जैसे इतिहासकार रहे हैं। क्या इन व्यक्तियों के विचारों को आधार पर पूरी पीढ़ियों को रेडिकल घोषित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो जेन जेड के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों, ये हमको सोचनी चाहिए। यदि किसी पीढ़ी के भीतर अभिजीत दीप के, सौरभ दास या नेहा बोरा जैसे लोगों के विचार या आचरण आपत्तिजनक है, तो उसका मूल्यांकन कीजिए, उसके विचारों का विरोध कीजिए और जहां आवश्यक हो उनकी आलोचना कीजिए। लेकिन कुछ चेहरों के आधार पर पूरी पीढ़ी को दोषी ठहराना उसी जनरेशन गैप को और गहरा करेगा, जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं। यही वो जगत है जहां भागवत जी और मोदी जी का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण दिखाई देता है। युवा पीढ़ी को केवल भाषण देने, उसकी कमियां गिनाने या उसे संस्कारों का पाठ पढ़ाने की काम नहीं चलेगा। उसके बीच जाना होगा, उसको समझना होगा, उसको सुनना होगा, उसके सवाल सुनने होंगे, उसकी भाषा समझनी होगी और उसके भीतर मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को भी हमें पहचानना होगा। जेन जेड को बदलने का रास्ता उसे खारिज करने से नहीं, उसको साथ खड़े होकर संवाद करने से निकलेगा। किसी भी पीढ़ी का भविष्य उसकी सबसे ज्यादा शोर करने वाला लोगों से तय नहीं होती है, वो उन करोड़ों शांत, ईमानदार और रचनात्मक युवाओं से तय होता है जो अपने समय को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जेन जेड को कटघरे में खड़ा करने से पहले उसने बात करना चाहिए। शायद हमें पता चले कि समस्या पूरी पीढ़ी में नहीं, बल्कि हमारा उसे समझने की जल्दबाजी में है। मैं आशा करता हूं कि ये बात जो मैंने आज आपके सामने रखा, आप ये प्रयोग करिए, युवाओं से बात करना प्रयोग करिए, युवाओं को सुनिए। और मुझे लगता है ये आवश्यक हो गया है, जिसके चलते संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने इस बात को उठाया और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा भारत।